चलिए स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों से आपको इंतज़ार था कि हम सर चैप्टर 1 कब पढ़ेंगे, तो आज शुरू कर देते हैं चैप्टर 1। हमने वैसे जब पूरा स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट शुरू किया था 11th स्टैंडर्ड में, तो उस वक्त सबसे पहला जो मैंने वीडियो दिया था आपको, जो 0 नंबर का वीडियो था, उसमें काफी कुछ डिस्कस किया था कि स्टैटिस्टिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है, व्हाई, व्हाट, ये सब बैकग्राउंड वैसे थोड़ा बहुत दिया हुआ है। ऑफ कोर्स उसके बाद हम सीधा चैप्टर 2 पर मूव कर रहे थे। चैप्टर 2 हमने पूरा खत्म कर दिया। अब हम थोड़ा पीछे मुड़ के देखेंगे और अब हम चैप्टर 1 पर आ गए हैं। वैसे मैं पहले चैप्टर 1 पढ़ा सकता था, लेकिन पर्पसफुली मैंने वो चैप्टर बाकी रखा क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ थियोरेटिकल डिस्कशन है। और क्या होता है कि जब आप इनिशियली कोई सब्जेक्ट शुरू करते हो तो बहुत थियोरी, और आपके दिमाग में ये है कि ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, और फिर पूरा थियोरी आ जाए तो कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स वो सब्जेक्ट से थोड़ा मुकर जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता था कि आपके साथ ऐसा हो, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसके थियोरी भी इतनी इंटरेस्टिंग होती है। हाँ, लेकिन अप्रोच जो है थियोरी पढ़ने का वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो क्या कुछ कवर करता है मैं आपको बता दूं, थोड़ा उसका बैकग्राउंड आपको बता दूं। चैप्टर 1 में जो लर्निंग पॉइंट्स है वो ये है कि स्टैटिस्टिक्स कब शुरू हुआ, इसका हिस्ट्री, ओरिजिन, डेवलपमेंट, और जहां से शुरू होके आज जो है स्टैटिस्टिक जो हम पढ़ रहे हैं उस यहां तक का जो जर्नी है वो क्या है, इवोल्यूशन प्रोसेस। तो एक तो ये टॉपिक है जिसको हम बोलेंगे थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, हम जो समझ रहे हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मतलब उसका मीनिंग एंड डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो एक तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे, फिर उसका मीनिंग पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक एडिशनल टॉपिक, क्योंकि स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी जो है वो 2 तरीके से की जाती है। ऑफ कोर्स ये टॉपिक टेक्स्ट बुक ने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन जरूरी है, मैं थोड़ा उसको बहुत नहीं सुपरफिशियली टच करूंगा और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि इनिशियली वो इंक्वायरी की होती है स्टैटिस्टिकल, वो कितनी तरीके से कर सकते हैं, टाइप्स क्या क्या है, उसका थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे ये चैप्टर में। ऑफ कोर्स ये एडिशनल टॉपिक है फिर डेटा क्या है वो तो आपको मालूम ही है, वेरिएबल और ये सब। तो डेटा के फॉर्म्स, टाइप्स, ये सब देखेंगे। फिर डेटा का कलेक्शन कैसे किया जाता है, जो चैप्टर का नाम है वही। तो डेटा के टाइप्स के हिसाब से प्राइमरी, सेकेंडरी ऐसा कुछ आएगा, क्या है वो बाद में पता चलेगा। तो उनका कलेक्शन क्या है, तो प्राइमरी डेटा का कलेक्शन की क्या क्या मेथड्स है, सेकेंडरी डेटा कलेक्शन की मेथड्स नहीं बोलते, उसको सोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। और ये सब का कलेक्शन में सब मेथड्स भी देखेंगे, हर मेथड का मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है, कब कौन सी मेथड सुटेबल है, ये सब पूरा डिस्कशन होगा। और सेकेंडरी डेटा के क्या क्या सोर्सेज है और क्या चीजें ध्यान में रखेंगे, प्रिकॉशन सेकेंडरी डेटा जब हम यूज कर रहे हैं, तो ये सब हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है, कुछ भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि क्या हमारा स्टडी का आउटलाइन क्या होगा ये चैप्टर का। सभी टॉपिक एक वीडियो में तो कवर नहीं होंगे, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो शुरुआत सर क्या हम हिस्ट्री से करेंगे? नहीं, इसमें भी मैं थोड़ा अलग तरीके से जाऊंगा। मैं पहले स्टैटिस्टिक्स क्या है, वैसे आपको थोड़ा बहुत तो मालूम है, लेकिन एज अ सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, उसकी डेफिनेशन, इंक्वायरी, ये सब पहले खत्म कर देंगे। और पूरा टॉपिक ये खत्म हो जाएगा, चैप्टर के एंड तक चले जाएंगे, बाद में लास्ट में हिस्ट्री पढ़ेंगे कि ये जो हमने पढ़ा वो शुरुआत कैसे हुई थी। तो हमारा स्टडी का ऑर्डर थोड़ा अलग है, ठीक है। चलिए, तो 1 बाय 1 अलग अलग टॉपिक को हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है,
ये आपके लिए तो बिल्कुल नया नहीं है, एज यू हैव ऑलरेडी लर्न चैप्टर नंबर 2 और वो 0 नंबर का वीडियो भी आपने देखा होगा। तो ये कुछ नई चीज नहीं है। जो स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऐसा उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सके तो वो 0 नंबर का वीडियो एक बार देख लीजिए, बाद में ये वीडियो देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा और आप अच्छी तरीके से इसको समझ पाओगे। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स क्या है मैं आपको बताऊं कि एज अ मीनिंग देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स अलग अलग सेंस में अलग अलग होता है, लेकिन जो सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं उसका स्कोप क्या है, लिमिटेशन क्या है, उसको देखते हुए एक्सक्यूज मी 1935 में विलकॉक्स ने 100 से ज्यादा डेफिनेशन दी थी, 100 से ज्यादा डेफिनेशन, और वो तो बकायदा उसका कंपाइलेशन था 100 से ज्यादा डेफिनेशन का। लेकिन फिर भी किसी एक डेफिनेशन को एक्सेप्ट करना है, मतलब हर एक वो डेफिनेशन को तो मान के चलेगा, स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट किसको बोलेंगे, तो वो डेफिनेशन दिया था क्रॉक्सटन एंड काउडेन ने। और क्रॉक्सटन एंड काउडेन के मुताबिक स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील्स विथ collection, presentation, analysis and interpretation of what? Of numerical data। तो यही अलग अलग स्टेप, मतलब आप याद क्या रखते हो, सी पाई, लेकिन इनमें एक और स्टेज ऐड कर दिया जाए ओ, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो डेफिनेशन ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाती है। ओरिजिनली क्रॉक्सटन एंड काउडेन ने ये स्टेप नहीं लिखा था, फिर भी बाद में स्टैटिस्टिशियंस ने इनमें ऐड कर दिया एंड क्रेडिट गोज टू देम ओनली। क्रॉक्सटन एंड काउडेन का ही वो डेफिनेशन माना जाएगा एंड अकॉर्डिंगली नाउ इट बिकम्स व्हाट, इट इज द साइंस ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो ये स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन है। तो ये अल्टीमेटली देखा जाए तो ये जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी है। मैं तो ये बोलूं कि ये स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के ही अलग अलग स्टेज है। जैसे फर्स्ट स्टेज में आप डेटा कलेक्ट करोगे, फिर वो कलेक्टेड डेटा को ऑर्गेनाइज करोगे, फिर ऑर्गेनाइज डेटा को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करोगे। आपको पता है उसके टूल्स है, टेबुलर प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल, चार्ट, डायग्रामेटिक, और फिर उसको एनालाइज और इंटरप्रेट करोगे कि अल्टीमेटली ये इंफॉर्मेशन क्या। तो ये पूरी जो इंक्वायरी हम कंडक्ट करते हैं उसके स्टेप्स है या स्टेजेस है। तो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी क्या है वही हमको समझनी चाहिए कि वो न्यूमेरिकल डेटा का कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन जो है वो इंक्वायरी के स्टेप है। तो ये इंक्वायरी कितने टाइप की हो सकती है, यही स्टेप हर इंक्वायरी में हम फॉलो कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, हर इंक्वायरी हम यही स्टेप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इंक्वायरी कंडक्ट करने के दो अप्रोच है। दोनों अप्रोच में स्टेप तो यही है, लेकिन उनके अप्रोच मतलब हमारी टेक्निक जो है वो अलग है। तो हम क्या करेंगे, डेफिनेशन तो हमने समझ ली क्रॉक्सटन एंड काउडेन की, लेकिन
हम स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कितनी तरीके से कर सकते हैं, जो पॉइंट टेक्स्ट बुक ने डिस्कस नहीं किया है लेकिन हम वो डिस्कस कर लेंगे क्योंकि बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखते हैं स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कितनी होती है, कितने कितने अप्रोच है। बाद में हम ये कलेक्शन ऑफ डेटा पर फिर से आ जाएंगे। थोड़ा मैं सब्जेक्ट से थोड़ा मतलब टॉपिक से थोड़ा डेविएट हो रहा हूं, लेकिन वो जरूरी है वो डिस्कशन करना इसके लिए। ठीक है, देखते हैं। चलिए, एनी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कैन बी कंडक्टेड इन आइदर ऑफ द टू वेज। आइदर ऑफ द टू वेज, दोनों एक साथ नहीं होता। या तो आप इंक्वायरी कंडक्ट करोगे कंप्लीट एन्यूमरेशन से, ये एक ट्रिक है या एक अप्रोच है, और या तो आप पार्शियल एन्यूमरेशन से। तो दो ऑप्शन है आपके पास, दोनों में से कोई एक ऑप्शन से स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कंडक्ट होती है, कंप्लीट एन्यूमरेशन और पार्शियल एन्यूमरेशन। बहुत डिफिकल्ट वर्ड दिखते हैं, कभी कभी फर्स्ट टाइम हमने देखा है, ऐसे वर्ड हमने पढ़े भी नहीं है शायद। कोई डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में मैं बता दूंगा, बाद में इसको हम रिलेट कर पाएंगे, और इसके अलग अलग नाम भी है। अभी मैं ये नाम लिख रहा हूं, डोंट वरी। समझो कि आपने सोचा है कि हमारे एरिया में मान के चलो कि आपका एरिया ऑफ लोकेशन लोकालिटी जो है वो लोकालिटी है कारेली बाग। तो कारेली बाग एरिया में आप जानना चाहते हैं कि जितने लोग रहते हैं, ठीक है, जिस पिन कोड नंबर वो जो 18 है उसके, वो जितने लोग रहते हैं उन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, समझो। तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा, कुछ पैरामीटर्स आपने बनाए हैं, ठीक है, कि रिजर्व्स इनके पास कितना होता है, बैंक बैलेंस कितना होता है, सोर्सेस कितने हैं इनकम के, एवरेज लेवल की इनकम क्या है हर फैमिली की, ठीक है, उनके बैंक बैलेंस या इन्वेस्टमेंट कितना है, ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग क्या क्या होते हैं, अभी वो क्या क्या चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, उनका फैमिली बजट क्या है हर चीज़ के लिए। ऐसे कुछ अपने पैरामीटर्स डिसाइड किए कि ये सब चीज़ों को मैं देख के चेक करूंगा कि इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है ये एरिया का, ठीक है। तो वो एरिया में जितने भी फैमिली रहते हैं वो फैमिली आपका यूनिट हो जाएगा, ठीक है। और जितने फैमिली है वो सभी जितने हैं वो सभी का एक सेट मान के चलो, ठीक है, सभी का, ठीक है। तो वो आपका पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन मतलब आपकी सब्जेक्ट मैटर जो है इंक्वायरी का सब्जेक्ट मैटर, उसमें आने वाले हर यूनिट को एक साथ आप कंपाइल कर लो तो सभी यूनिट का टोटालिटी जो है वो आपका पॉपुलेशन है। उसको हम बोलेंगे आपके टारगेट। देखो पॉपुलेशन मतलब ये नहीं कि पीपल, जैसे इंडिया का पॉपुलेशन है 130 करोड़, वो पॉपुलेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूं। यहां पॉपुलेशन का मतलब होता है ऑल द यूनिट्स, और यू कैन से टोटालिटी ऑफ ऑल द यूनिट्स कंटेन इन सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आपके इन्वेस्टिगेशन का जो सब्जेक्ट मैटर है उसके लिए जितने भी यूनिट्स है, सपोज पूरे कारेली बाग एरिया में 10 लाख फैमिली रह रहे हैं, तो वो 10 लाख फैमिली या 5 लाख फैमिली जितने भी है वो हर फैमिली, ठीक है, को लेके आपका जो सेट बनेगा उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन। अब आपका पॉपुलेशन ये बहुत बड़ा है, अब मान के चलते हैं सपोज 50,000 फैमिलीज रहते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेते, पूरा पॉपुलेशन जो है मतलब आपका टारगेटेड सब्जेक्ट मैटर जो है उसमें 50,000 यूनिट्स है, मतलब फैमिली मेरा यूनिट है, और आप हर यूनिट का इंक्वायरी करोगे, मतलब हर फैमिली के पास जाओगे और आपके जो भी क्वेश्चंस है, आप जो भी जानना चाहते हो वो हर एक के पास से वो डिटेल आप लेंगे। इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एन्यूमरेशन। कंप्लीट मतलब ईच
एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन इज एग्जामिन्ड, स्टडीड। हर एक यूनिट को आप पॉपुलेशन में आने वाले हर यूनिट का आप स्टडी करते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट एन्यूमरेशन। कंप्लीट एन्यूमरेशन का दूसरा नाम है पॉपुलेशन इंक्वायरी। तीसरा नाम है पॉपुलेशन सर्वे। आपने ये सर्वे ही किया है, या आप उसको बोल सकते हो सेंसस सर्वे। कंप्लीट एन्यूमरेशन बोलो या पॉपुलेशन इंक्वायरी बोलो या पॉपुलेशन सर्वे बोलो या सेंसस सर्वे बोलो, ये सब एक ही चीज है। क्या होता है इसमें? तो इसमें होता है भाई, फिर से मैं बोल दूं, व्हाट इज कंप्लीट एन्यूमरेशन? तो आप बोलोगे कि व्हेन each and every unit of population is studied or examined, then you can say it is a complete enumeration. Each and every unit कौन से? covered under subject matter of investigation, that is population. तो population का हर यूनिट आप चेक करोगे, उसके लिए स्टडी करोगे, तो वो कंप्लीट एन्यूमरेशन या पॉपुलेशन सर्वे माना जाएगा। अब दूसरी एक टेक्निक है कि भाई हर जगह पे जाके पूछने की कोई जरूरत नहीं है। 50,000 फैमिली है, आप एक काम करो, हर 50,000 फैमिली को बुला के या हर एक के घर जाके किसी भी तरीके से काम करने की बजाय एक काम करते हैं, ऐसा एक सैंपल ले लेते हैं जिसमें हम लेते हैं सपोज 5,000 यूनिट, सफिशिएंट है। 50,000 का पूरा चेक करने के बजाय हम सिर्फ 5,000 फैमिलीज का सर्वे करेंगे। हाँ, लेकिन ये जो 5,000 फैमिली है वो ऐसे होंगे जो पूरे पॉपुलेशन में जितने भी टाइप के फैमिली है वो सभी को रिप्रेजेंट करे, ऐसा एक सैंपल लेंगे जिसको हम बोलते हैं सैंपल। ये पॉपुलेशन था, ये सैंपल है। सैंपल प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा सैंपल होना चाहिए कि पॉपुलेशन का हर एक कैरेक्टरिस्टिक को वो रिप्रेजेंट करे। और ऐसा आपने एक आइडियल सैंपल लिया 5,000 फैमिलीज का, और एक्चुअल जो स्टडी है वो सैंपल पे कंडक्ट किया है। और सैंपल का स्टडी कंडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आ रहे हैं उसको आप जनरलाइज कर रहे हो पूरे पॉपुलेशन के लिए। मतलब रिजल्ट सैंपल का है, लेकिन उसके बाद आप जज कर रहे हो पूरे पॉपुलेशन को। मतलब प्रोसेस ये होता है कि आप पॉपुलेशन में से एक सैंपल सिलेक्ट करते हो, सैंपल पर ही आप स्टडी कंडक्ट करते हो, और स्टडी कंडक्ट करने के बाद कुछ आपको सैंपल के जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो रिजल्ट के बेस पर आप कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करोगे, लेकिन कंक्लूजन आप पॉपुलेशन के लिए ड्रॉ करोगे। Here you are not examining each and every unit of population, but few of them are selected as sample, and this sample is just studied, but conclusion is drawn for entire population. तो ये जो टेक्निक है इंक्वायरी की, उसको हम बोलते हैं पार्शियल एन्यूमरेशन। कंप्लीट नहीं है, पार्ट इज स्टडी, नॉट एंटायर पॉपुलेशन इज स्टडीड। कंप्लीट स्टडी नहीं है, पार्ट का स्टडी है, उसकी वजह से उसको हम बोलते हैं पार्शियल एन्यूमरेशन, या फिर उसका दूसरा नाम है सैंपल इंक्वायरी, या फिर आप उसको बोल सकते हो सैंपल सर्वे। पॉपुलेशन सर्वे होगा इसके बजाय सैंपल सर्वे हो। तो दो अप्रोच है, या तो आप पूरे पॉपुलेशन का स्टडी करो, या तो आप पॉपुलेशन का स्टडी पूरा करने के बजाय पॉपुलेशन में से रीजनेबल साइज का एक सैंपल ले लो, और ऐसा सैंपल लो जो मोर और लेस पॉपुलेशन के हर कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर करता हो, ऐसा प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव हो ऐसा सैंपल लो और सैंपल का स्टडी कर दो। जो भी आप कंक्लूजन ड्रॉ करोगे सैंपल के बेस पे वो मोर और लेस सही होगा पूरे पॉपुलेशन के लिए। और हम रूटीन लाइफ में हर जगह पर मेजॉरिटी केसेस में सैंपल का ही स्टडी करते हैं। 50,000 फैमिली का स्टडी करने में टाइम बहुत जाता है,
हाँ, इसकी एक्यूरेसी और इसकी एक्यूरेसी देखा जाए तो थोड़ा फर्क होगा, ये रीजनेबली एक्यूरेट होगा, ये बिल्कुल एक्यूरेट होगा, लेकिन फिर भी हमारे पास टाइम कम होता है, लेबर बहुत जाता है, तो लेबर या मैन पावर अवेलेबल इतना नहीं होता है, ठीक है। और कभी कभी एक्यूरेसी का जो लेवल है वो उतना एक्यूरेट नहीं चाहिए हमें, रीजनेबल एक्यूरेसी मिल जाएगी तो भी चलेगा, हमारा काम उससे हो सकता है। तो ऐसे केस में पॉपुलेशन सर्वे करने के बजाय सैंपल सर्वे से काम करना अच्छा रहेगा, और हम ऐसा ही करते हैं ज़्यादातर। जैसे कि मान के चलो कि सपोज आप गेहूं की बोरी खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो आप ऐसा बोलते हैं कि नहीं, मैं हर एक गेहूं को चेक करके परचेस करूंगा, ऐसा तो होता नहीं है। आप क्या करते हो, वो पूरी बोरी में से, ठीक है, कुछ गेहूं लेके आप चेक कर लेते हो कि हाँ भाई ये सही है, ये गलत है, ये इसका दाना अच्छा है, प्रॉपर है कि नहीं, वैसा देख के आप जज कर लेते हो कि ये बराबर है भाई, ये 3 बोरी हमारे घर पे डाल दो। तो यहां आप पूरा स्टडी नहीं करते, सैंपल को ही देख के जजमेंट ले लेते हैं। तो रूटीन लाइफ में हम सैंपल स्टडी करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा हम इंक्वायरी करते हैं पॉपुलेशन। हाँ, पॉपुलेशन इंक्वायरी कब करनी चाहिए और सैंपल कब लेना चाहिए, इसके लिए कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, जैसे कि साइज ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट सो लार्ज, पॉपुलेशन का साइज थोड़ा है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन नहीं है। पॉपुलेशन इज नॉट स्कैटर्ड और स्प्रेडेड ओवर लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ नहीं है पॉपुलेशन, मतलब छोटे से एरिया में काम, ज्योग्राफिकल एरिया भी बहुत छोटा है, साइज भी उसका कम है, ठीक है। एक्यूरेसी का जो लेवल है वो हमें हाईएस्ट चाहिए। वी हैव सफिशिएंट टाइम, सफिशिएंट मनी, सफिशिएंट लेबर और मैन पावर है हमारे पास, ठीक है, और हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज डिजायर्ड। ऐसी सिचुएशन में हम कंप्लीट एन्यूमरेशन ही करेंगे। लेकिन सपोज हमारे पास जो साइज ऑफ पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ा है, इट्स बिग साइज पॉपुलेशन, इट्स वेरी लार्ज, इट इज स्प्रेडेड ओवर लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। पूरे इंडिया में सभी लोगों का ओपिनियन क्या है भाई कि ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है कि नहीं किया है कोविड में, ये कोरोना में, तो मैं हर एक के पास जाके, मैं इंडिया के 130 करोड़ पॉपुलेशन में जाके पूछ के डिटेल नहीं ले सकता, मैं सैंपल से ही काम करूंगा, क्योंकि पॉपुलेशन साइज इज वेरी बिग एंड स्प्रेडेड ओवर लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। तो व्हेन पॉपुलेशन साइज इज वेरी लार्ज, spreaded over large geographical area, we have limited time, हमको इंक्वायरी भी टाइमली कंडक्ट करनी है, कंप्लीट करनी है, लिमिटेड फंड, मनी भी कम है, लिमिटेड मैन पावर और लेबर, एंड डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्यूरेसी इज रीजनेबल। ऐसा नहीं कि बहुत हाईएस्ट एक्यूरेसी चाहिए, थोड़ा आगे पीछे चलेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में हम पार्शियल एन्यूमरेशन से काम कर सकते हैं। और कुछ सिचुएशन ऐसी है दोनों में कि कभी कभी कुछ भी हो जाए, फंड नहीं हो तो ज्यादा फंड ले लो, ठीक है, मैन पावर कम हो तो कहीं से भी निकालो, पैसों को बाजू पे रखो, कोई देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंप्लीट एन्यूमरेशन ही करना पड़ेगा। इन फ्यू सिचुएशन वी नीड टू डू कंप्लीट एन्यूमरेशन कंपल्सरीली, एंड आप बोल सकते हो कि इन सच सिचुएशन कंप्लीट एन्यूमरेशन इज इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब आप उसको नकार ही नहीं सकते, कंपल्सरीली करना पड़ेगा। एंड इन सर्टेन सिचुएशन पार्शियल एन्यूमरेशन इज इनएविटेबल। कुछ भी करो, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिजायर्ड है, फिर भी हमको पार्शियल एन्यूमरेशन से ही जाना पड़ेगा, कंपल्सरीली सैंपल से काम कर। ऐसी सिचुएशन हो जाती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि जब ह्यूमन लाइफ इज इन डेंजर, सीरियस कैजुअलिटी इज एक्सपेक्टेड, सपोज हमने प्रॉपर काम नहीं किया हो तो सीरियस कैजुअलिटी हो सकती है, ऐसा हमको लगता है, ठीक है, तो कंप्लीट एन्यूमरेशन ही करना पड़ेगा। जैसे कि सपोज फाइटर प्लेन हम परचेस कर रहे हैं किसी और कंट्री से, जैसे फ्रांस से परचेस कर रहे हैं, तो सपोज हमने 36 प्लेन का ऑर्डर दिया है
और 36 प्लेन रेडी होके जब हमारे पास आ रहे हैं और ऐसा बोला जाए कि आप पहले 3 प्लेन ले जाओ, बाद में 2 ले जाओ, बाद में 10 ले जाओ, ऐसे अलग अलग स्टेज पर वो हमको डिलीवरी दे रहे हैं। तो जब हम ये 3 प्लेन्स फर्स्ट डिलीवरी लेंगे या सेकंड में 2 लेंगे, जब भी लेंगे, तो क्या 3 आ रहे हैं तो किसी एक को चेक कर लेंगे, बाकी के 2 सही ऐसा मान के चलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। यहां नेशनल सिक्योरिटी इज इन डेंजर। आपने 3 प्लेन लिए हैं या 36 प्लेन लिए और किसी 5 को चेक कर लिया और उसके हिसाब से बोलो कि बाकी सब सही होंगे, ऐसा नहीं होता। यहां सैंपल नहीं चलेगा। यहां आपको कंपल्सरीली कंप्लीट एन्यूमरेशन ही करना पड़ेगा। 3 लेते तो तीनों को चेक करेंगे, जब 2 आएंगे तो दोनों को, एक साथ 36 देंगे तो एक साथ 36 को चेक करेंगे, क्योंकि यहां सीरियस कैजुअलिटी कैन अकर, ये सिचुएशन हो सकती है। आपने 2-3 देख लिए और बाकी के सब सही है, ऐसा नहीं होता। यहां आपको जितना भी मैन पावर लगाना हो लगाओ, जितना पैसा लगाना हो लगाओ, ठीक है। टाइम के लिए आपको ज्यादा लोगों की जरूरत हो तो ज्यादा इंजीनियर लाओ, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। ऐसे केस में आपको कंप्लीट एन्यूमरेशन ही करना पड़ेगा, सैंपल से जा ही नहीं सकते। हर एक फाइटर प्लेन प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा। डॉग फाइट के वक्त हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये प्रॉपरली हमने चेक नहीं किया है, ठीक है, और अभी हम किसी दुश्मन कंट्री के एयर स्पेस में है और वहां कोई बटन काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं चलता, ठीक है। हर एक प्लेन को प्रॉपर कंडीशन में है कि नहीं वो चेक करने के बाद ही हम डिलीवरी लेंगे। तो यहां कंप्लीट एन्यूमरेशन इज इनएविटेबल। ऐसा एग्जांपल मैं पार्शियल में भी दे सकता हूं कि जहां कंपल्सरीली कुछ भी हो जाए पार्शियल एन्यूमरेशन ही करना पड़ेगा। कब ऐसा होता है? जैसे कि एक्सपेरिमेंट इज डिस्ट्रक्टिव नेचर, वर्ड यूज करते हैं कि एक्सपेरिमेंट इज ऑफ डिस्ट्रक्टिव नेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो एक्टिविटी कर रहे हो उसमें जो एक्सपेरिमेंट है उसका नेचर डिस्ट्रक्टिव है। मतलब देखो, सपोज आप एग्स परचेस कर रहे हो, अंडे परचेस कर रहे हो। आपको किसी शॉप पे गए और बोला कि मुझे 50 एग्स परचेस करने हैं, लेकिन भाई अच्छे देना। ठीक है, मेरे पास सब अच्छे हैं, आप चेक कर लो। तो क्या आप 50 एग चेक करके थोड़ी ले सकते हो? क्योंकि एग्स अच्छे हैं या नहीं है वो चेक करना हो, उसको तोड़ना पड़ेगा। तो आप तोड़ोगे और देखोगे हाँ ये तो अच्छा निकला, चलो मैं ये ले लूं। ऐसे 50 में तोड़ के चेक नहीं कर सकता, मैं 2-3 चेक करूंगा, बराबर लगेगा तो उसके स्टॉक में से ले लूंगा। मतलब ये डिस्ट्रक्टिव नेचर का है कि भाई यहां मुझे एग्स को फोड़ने पड़ेंगे, तोड़ने पड़ेंगे, तभी मैं उसको परचेस कर पाऊंगा। लेकिन मैं हर एक एग परचेस करने से पहले तोड़ के चेक नहीं कर सकता। मैं 2-3 सैंपल चेक कर लूंगा, वरना वो तो पूरी दुकान में तोड़ के रख दूं तो वो बोलेगा भी नहीं परचेस मत करो, चलेगा। क्वालिटी के लिए ऐसा थोड़ी होता है कि क्वालिटी चेक करने में। सपोज माचिस की तीली, मैच स्टिक हम परचेस करने जाते हैं, तो क्या ऐसा बोलते हैं कि आई विल चेक ईच एंड एवरी मैच स्टिक वेदर इट इज परफॉर्मिंग वेल और नॉट। तो हर एक को आप ऐसे चेक करके देखोगे कि हाँ भाई ये बराबर सुलगता है, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो पूरी मैच स्टिक सभी को चेक नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि चेक करेंगे तो वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। तो ऐसे डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट में आप सैंपल ही चेक कर सकते हो, 2-3 चेक कर लो, बराबर है तो आगे बढ़ सकते हैं। एक और पॉइंट है, सपोज आप कुछ भी करो, एक्सपेरिमेंट डिस्ट्रक्टिव नहीं है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि पूरा पॉपुलेशन का स्टडी करने जाए तो ह्यूमन लाइफ या सब्जेक्ट की जो लाइफ है, सब्जेक्ट मतलब ह्यूमन भी हो सकता है या फिर कोई क्या बोलते हो एनिमल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी लाइफ एंडेंजर हो जाती है, लाइफ खत्म भी हो सकती है। जैसे कि ब्लड टेस्ट। आप बोलो कि चलो भाई डॉक्टर ने बोला है कि आपको कुछ बुखार आ रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, 2-3 दिन से दवाई ली लेकिन नहीं खत्म हो रहा है, तो
डॉक्टर को लगता है कि हो सकता है टाइफाइड भी हो सकता है मलेरिया भी हो, तो एक काम करते हैं, या कभी कभी हो सकता है कि जॉन्डिस हो, तो 2-3 टेस्ट उन्होंने बोले कि ये टेस्ट है, आप जाके करवा लो पैथोलॉजिस्ट के पास। तो अब पैथोलॉजिस्ट के पास वो बंदा जा रहा है, पेशेंट जा रहा है, वो टेस्ट का जो पेपर है, प्रिस्क्रिप्शन है जो दिया हुआ है वो लेके वो जाएगा। वो पैथोलॉजिस्ट क्या बोलेगा कि चलिए भाई बैठ जाइए, और कुछ वो ऐसे लिखा के इधर कोई सुई वुई डालेगा और कुछ ब्लड लेगा टेस्टिंग के लिए। अब टेस्टिंग के लिए वो ब्लड लेता है हार्डली 10 ml या मैक्सिमम 15 या 20 ml, उससे ज़्यादा तो वो ब्लड लेता नहीं है। तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि यार 10 ml 15 ml में क्या पता चलेगा। एक काम करो, पूरे बॉडी का पूरा ब्लड ले लो, ठीक है। हो सकता है कि आपने यो सैंपल लिया है, वो 10-15 ml में कोई आया कुछ ना है, लेकिन पूरे बॉडी के ब्लड में कुछ हो तो इससे काम नहीं चलेगा। यू कांट आस्क फॉर दैट। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये 10-15 ml से नहीं, एक काम करो, इधर से भी लो, इधर से भी लो, ये पैर में से भी लो, हर जगह पर से आप ब्लड का सैंपल लो। और सैंपल क्यों, जितना ब्लड है बॉडी का पूरा चेक करो, जो भी 4-5 लीटर जितना भी मिले वो सब, हर एक बूंद को चेक करो, और कुछ भी मुझे हो तो बता देना। अभी ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि पूरा ब्लड निकल जाएगा तो बंदा ही नहीं बचेगा, टेस्टिंग किसका करना है। तो ऐसी सिचुएशन में सैंपल से ही काम करना पड़ता है, वहां कंप्लीट एन्यूमरेशन ऐसा कर ही नहीं सकते। तो मैं ये बताने जा रहा हूं कि कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां कंप्लीट एन्यूमरेशन करना ही पड़ता है, कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पार्शियल एन्यूमरेशन करना ही पड़ता है। कौन सी सिचुएशन में क्या करेंगे, वो इंक्वायरी कौन कंडक्ट कर रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या सिचुएशन है, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी पैटर्न से स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे। ये पूरे डिस्कशन में कुछ टर्म्स हमने समझी, वो है पॉपुलेशन, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो टोटालिटी में है वो। उसके बाद हमने समझा सैंपल, सैंपल इज अ सब पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। फिर पॉपुलेशन का साइज, सैंपल का साइज मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स कंटेन इन पॉपुलेशन इज पॉपुलेशन साइज, नंबर ऑफ यूनिट्स कंटेन इन सैंपल इज सैंपल साइज। और पॉपुलेशन यूनिट एंड सैंपल यूनिट, ये यूनिट क्या है, जैसे कि मेरा स्टडी है कि मैं फैमिली की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, तो फैमिली जो 50,000 फैमिली है वो मेरा यूनिट है, पॉपुलेशन का यूनिट है, फैमिली बिकम्स यूनिट। और ऐसे 50,000 है तो पॉपुलेशन साइज है 50,000, वो पॉपुलेशन, उसमें से मैंने 5,000 यूनिट सिलेक्ट किए सैंपल के लिए, तो वो सैंपल यूनिट 5,000 हो गए। और ये 5,000 यूनिट से मिला के जो बनता है वो सैंपल का साइज होता है। तो यूनिट मतलब आपका स्टडी का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं यूनिट। तो ये कुछ 4 चीजें भी इसके साथ साथ हमने डिस्कस कर ली। तो ये इंक्वायरी की पैटर्न है। हम इस तरीके से जाए या इस तरीके से जाए, हम करेंगे क्या, तो हर एक केस में पहले तो हम डेटा कलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, तो कलेक्शन ऑफ डेटा करेंगे। सैंपल इंक्वायरी से भी डेटा कलेक्ट करेंगे, पॉपुलेशन इंक्वायरी में काम तो यही करेंगे कि कलेक्शन ऑफ डेटा, लेकिन अप्रोच 2 है। तो वो एडिशनल पॉइंट था, थोड़ा बहुत टेक्स्ट बुक ने डिस्कस नहीं किया था, हमने कर लिया। काम यही करना है, दोनों में से किसी भी पैटर्न से जाओ, डेटा को कलेक्ट। तो प्रॉब्लम ये होगा कि ये डेटा है क्या। वैसे हमने पहले समझा हुआ है, लेकिन उसको रिपीट डिस्कशन में लाएंगे कि डेटा क्या है, ठीक है, वेरिएबल क्या है, डेटा क्या है, ये सब, फिर डेटा के टाइप्स, ये सब हमको डिस्कस करना है। लेकिन आज ये वीडियो लेक्चर में डिस्कशन बहुत हो चुका है, तो हम यहाँ पर ये वीडियो कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये कलेक्शन ऑफ डेटा में डेटा क्या है और वो उससे आगे का जो डिस्कशन है वो हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।